Yes, so very good evening to all. Myself, Jitesh Sonawade. I welcome you all in this live online webinar on food packaging. So basically, जिस तरीके से हमें पता है कि as we all know, फूड किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए जिस तरीके से उसकी फूड की जो क्वालिटी है वो मैटर करती है। अलॉन्ग विथ क्वालिटी जिस उस पर्टिकुलर फूड आइटम की जो पैकेजिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल पैकेजिंग का फूड आइटम या उसके सेल में होता है बेसिकली। सो किस तरीके से जैसे कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमें पता है कि जो अपने इनोवेटिव और अपने एक यूनिक पैकेजिंग के लिए भी मार्केट में फेमस है। और जिस तरीके से एफएमसीजी सेक्टर भारत में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी के देखते हुए जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ के कारण फूड इंडस्ट्री में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई दे रही है। और फूड पैकेजिंग ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर और कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो रही है। सो बेसिकली आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री के रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, अगर जो आप फूड सेक्टर में अगर काम कर रहे हो, या फिर आपका फूड पैकेजिंग पर्टिकुलरली पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, पैकेजिंग इंडस्ट्री का आगे क्या भविष्य होगा। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, चाहे वो फॉइल हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो या फिर ग्लास हो, तो किस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स का यूज और इसका एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ पर होता है। और आपका अगर कोई फूड पैकेट प्रोडक्ट आप मार्केट में अगर लॉन्च करना चाहते हो, तो किस तरीके से इनोवेटिव पैकेजिंग या फिर सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ आपको जाना चाहिए। और अपने पर्टिकुलर फूड आइटम के लिए आपको एक अच्छा पैकेजिंग ऑप्शन किस तरीके से चॉइस करना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो ये सारे डिटेल्स आप आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे। तो इसी सारे विषयों पर हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर किशोर कुमार गजरानी सर ज्वाइन हुए हैं। So basically, sir is the PhD holder in manufacturing from IIT Guwahati, and currently he is working as assistant professor in Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing in the IIT Kanchipuram. Also, he has worked with IIT Bombay, IIT Guwahati. Also, he has published and co-edited his book Biodegradable Composites for Packaging Material। और काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने ट्रेन किया है फूड पैकेजिंग इस इंडस्ट्री में। और ऑल ओवर इंडिया उनके काफी सारे कनेक्ट्स है सप्लायर्स के साथ और मैन्युफैक्चरर्स के साथ। So with this introduction, I welcome you, sir, in this webinar, and we can start the today's webinar. Over to you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितेश जी। आप कंफर्म कर सकते हैं क्या कि मेरा ऑडियो क्लियर है एज वेल एज वीडियो विजिबल है? Yes, sir. Your audio and video both is. ओके, सो जितेश जी ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो बिना किसी समय व्यर्थ किए हुए मैं आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड इस प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चन है इस कोर्स को लेके कि इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो जस्ट मुझे 1 मिनट का समय चाहिए ताकि आप लोग कंफर्म कर सको कि मेरी स्लाइड्स जो है वो आप लोग को विजिबल है, तो फिर हम आज कंटिन्यू कर सकते हैं। नितेश जी, आप कंफर्म कर सकते हैं कि स्लाइड विजिबल है? Yes, sir. Slide is visible. ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि जितेश जी बता रहे हैं, मैं ऑलरेडी उद्योग वर्धनी के साथ हम लोग 6 से 7 बार डिफरेंट कोर्स कर चुके हैं। इसमें से ये फूड पैकेजिंग कोर्स हमेशा बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में हैं तो आपकी फूड की क्वालिटी के साथ साथ पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो पैकेजिंग ना कि सिर्फ आपके लुक्स के बेसिस पे उसको अच्छा या बुरा डिफाइन किया जाता है, उसके कई और भी चीजें हैं। पैकेजिंग की वजह से आपके ओवरऑल प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है, उसकी जो क्वालिटी है, वो सब चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। तो फूड पैकेजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सबसे बहुत जानना हमारे लिए जरूरी है। फूड पैकेजिंग का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिखने वाला प्रोडक्ट चाहिए, नहीं, उसके कई रीजन है। स्पेसिफिकली फूड पैकेजिंग की 4 फंक्शन होते हैं, वो एक फंक्शन हम लोग देखेंगे। और
उसके साथ साथ वो फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे आप क्या अचीव कर सकते हैं, वो आपको मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, फूड पैकेजिंग को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, क्यों बार बार कंपनियां अलग अलग पैकेजिंग के तौर पे सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, क्या फायदे हैं, कैसे आप उसको एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आज के वेबिनार में थोड़ा हम टच करेंगे। और आखिरी में हम ये देखेंगे कि इस 5 दिन के कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज फूड पैकेजिंग से लेके कवर करेंगे। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो इस्तेमाल है पैकेजिंग का, वो होता है फूड प्रिजर्वेशन। तो पैकेजिंग के पहले कुछ और तरीके होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के, और ये तरीके काफी कॉमन है और आप सब लोग शायद जानते ही होंगे कि बहुत से फूड जो ऐसे होते हैं जिनको फिजिकली सुखा के या ठंडा करके या गर्म करके या किसी रेडिएशंस के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपने कहीं देखा होगा, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में काफी ज्यादा होता है कि गर्मियों में कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं, जैसे कच्ची कैरी हो गई, उसको सुखा के रख दिया जाता है ताकि उसको अगले सीजन में इस्तेमाल किया जा सके। कई बार ऑरेंज होते हैं जिसको पूरा डिहाइड्रेट करके सुखा के इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कोल्ड स्टोरेज के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मटर, मटर मतलब हम जो पीस बोलते हैं, उसको ठंडा करके स्टोर करके लंबे समय तक के आप प्रिजर्व कर सकते हैं। सेम जैसे हीट, अगर आपको कोई मिल्क प्रोडक्ट है उसको अगर आप गर्म करके बॉईल करके रखते हैं तो वो लंबे समय तक चलता है। इसी तरह कुछ रेडिएशंस के थ्रू भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो प्रिजर्व करने का मतलब क्या? प्रिजर्व करने का मतलब सिंपली ये है कि कुछ ऐसे फूड जो कि आप पहले उसकी शेल्फ लाइफ मतलब वो फूड 2-3 दिन 4 दिन में खराब हो जाता था, अब इन मेथड से आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं, मतलब वो 3 दिन 4 दिन में खराब नहीं होगा। हो सकता है फूड पे डिपेंड करता है कि वो 1 हफ्ता 10 दिन 6 महीने भी चल सके, और आपकी मेथड पे। तो ये कुछ फिजिकल तरीके होते हैं और कुछ केमिकल तरीके होते हैं। मतलब जैसे अचार में हम लोग बहुत ज्यादा ऑयल डालते हैं या नमक डालते हैं या स्पाइसेस डालते हैं, केक्स में हम लोग शुगर डालते हैं, कुछ ऐसे मीट के प्रोडक्ट होते हैं जिसको स्मोक करके जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है, कुछ एडिटिव्स डालते हैं, और साथ ही साथ कुछ बायोलॉजिकल तरीके होते हैं, फर्मेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब तरीकों से हम लोग क्या फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, इससे आपकी फूड की शेल्फ लाइफ लंबी होती है। लेकिन ये सब तो हो गए आपके फूड प्रोसेसिंग के तरीके, मतलब ये सब तो आप डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। इनके अलावा और क्या तरीका है जिससे आप और उसकी लाइफ बढ़ा सकें? उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान आता है पैकेजिंग का। मतलब ये सारा चीज जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ये सब का सब जो है फूड पैकेजिंग, आप जैसे ही आप पैक करने के पहले जो आप काम कर रहे हैं उन सब से ये आप शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट है, 1 हद तक आप शेल्फ लाइफ बढ़ा पाएंगे, लेकिन पैकेजिंग के माध्यम से आप इस लिमिट को और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप अपनी शेल्फ लाइफ 7 दिन तक कर पा रहे थे या 10 दिन तक कर पा रहे थे, तो हो सकता है कि पैकेजिंग की मदद से आप 2 महीने या 3 महीने तक की भी आप उसकी शेल्फ लाइफ बना सकते हैं। तो पैकेजिंग, शेल्फ लाइफ, ये दोनों चीज साथ में चलती है। तो यहाँ तो हो गई प्रिजर्वेशन की बात। अभी हम देखते हैं कि पैकेजिंग है क्या और उसके और क्या क्या फंक्शन है। तो उसके 4 मेन फंक्शन है: कंटेन, प्रोटेक्ट, डिलीवर, कम्युनिकेट। तो इन चारों फंक्शन पे आने के पहले पैकेजिंग के और क्या सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो क्या कर सकते हैं? सिंपली तरीके से अगर आपको बोला जाए कि आपको, मेरा काम, मैं जो हूँ, मैं एक डेयरी वाला हूँ और मेरा दूध जो है मेरा एक प्रोडक्ट है। अब दूध को मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो मैं नॉर्मली 2 तरीके हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल हर जगह जाता है, बड़े बड़े कंटेनर में लेके जाए, उससे 1-1 2-2 लीटर निकाल के लोगों के घर में दिए जाए, जिसमें टाइम लगता है, सामने वालों के लिए रुकना पड़ता है। उसका सेकेंड तरीका क्या है? बाद में फूड पैकेजिंग आया, अब वो टेट्रा पैक में भी मिल्क मिलता है या फिर आपके पॉली बैग में भी मिल्क मिलता है। उससे हुआ क्या? फूड के ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हुई, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हुई। आप पैकेट को इजीली स्टोर कर सकते हो एज कंपेयर टू कंटेनर, तो उसके स्टोरेज में आसानी हुई। तो
ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिटेल, ये सब जो आता है डिलीवर में आता है। डिलीवर जो एक फूड पैकेजिंग का एक सबसे बड़ा जो रोल है, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है पैकेजिंग का एक रोल ये भी है कि आप उसमें इन सब में कैसे आसानी होती है। दूसरा रोल है कंटेन करना। कंटेन का मतलब कि आप फूड प्रोडक्ट कहीं पर रख सके। आप हाथ में तो नहीं रख सकते, उसके अलावा रख सके और किस किस साइजेस में रख सके। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फूड प्रोडक्ट है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मसाले हैं, हल्दी है, हल्दी का पाउडर है। अब हल्दी का पाउडर 50 ग्राम का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट, 250 ग्राम का पैकेट, 1 किलो का पैकेट और उससे बड़ा पैकेजिंग भी आता है। तो अलग अलग साइजेस होने लगी, ठीक है। अलग अलग साइजेस के अलावा बॉटल में भी पैक कर सकते हो, आप कार्डबोर्ड में भी पैक कर सकते हो, और पॉलीथीन जो हम लोग पॉलीमर यूज करते हैं, पॉलीप्लास्टिक, उसमें भी पैक कर सकते हो। तो ये एक सेकेंड फंक्शन है कंटेन। तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्ट। फूड को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अब प्रोटेक्ट में अलग अलग 3-4 चीजें आती है। पहला एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट एग है, आप फार्म में है और अंडे आप जो है डिलीवर करते हैं। अब अंडे को डिस्ट्रीब्यूशन करने में तकलीफ होती है, वो आपस में अगर टकरा गए, इकट्ठा एक बहुत बड़े क्रेट में सारे अंडे डाल के लेके जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन में चांसेस होता है कि वो अंडे फूट सकते हैं। दैट मीन्स फिजिकल डैमेज हो सकता है। अब ना कि फिजिकल डैमेज, उसके अलावा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हो सकता है कि धूल आ गई जिसकी वजह से वो खराब हो सकता है। फॉर अगेन एग्जाम्पल, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों को बोलते हैं कि हमेशा खाने के पहले धोना चाहिए। धोना क्यों चाहिए? क्योंकि पहले उसमें जो है वो बाहर ओपन में थी, उसको साफ करना पड़ेगा कि उसमें एयर के थ्रू कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। उसके अलावा मिल्क है, मिल्क को भी ओपन में आप ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसमें भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं फूड प्रोडक्ट जो सेम फूड प्रोडक्ट टेट्रा पैक में 6 महीने चलते हैं, लेकिन प्लास्टिक के पाउच में 2-3 दिन चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। तो एक्सटर्नल फैक्टर से आपका पैकेजिंग कैसे बचा रहा है, वो भी एक प्रोटेक्ट के अंदर आता है। तो ये जो है आपका तीसरा फंक्शन है पैकेजिंग का। चौथा फंक्शन है कम्युनिकेट। आपको अपने पैकेजिंग के द्वारा अपने कंज्यूमर को बताना है कि मेरा फूड प्रोडक्ट क्या है, इसकी क्या क्या खासियत है। इससे आपको ये बताना है कि फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है, फूड प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, फूड प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। जैसे कि अगेन कोई आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप लेस का पैकेट है, तो उसमें पोटैटो चिप्स है, तो पोटैटो कितना है, मान लो 40% पोटैटो है, उसमें 15% ऑयल है, 10% नमक है। तो उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा इसके न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, मतलब इसमें फैट कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें विटामिन कितना है। ये सारी चीज कम्युनिकेट करने के लिए पैकेजिंग का अलग इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें कोई ऑफर है क्या, जैसे बाय वन गेट वन या 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग पैकेजिंग के माध्यम से बता सकते हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कि पैकेजिंग की शेल्फ लाइफ बढ़ाना। दूसरा, 4 चीज इम्पोर्टेंट कि फूड की पैकेजिंग के क्या क्या रोल है। रोल में आता है कंटेन करना, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस से एज वेल एज एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से। कुछ फूड ऑक्सीजन से भी खराब हो सकते हैं, कुछ फूड सनलाइट से भी खराब हो सकते हैं। उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उसको कम्युनिकेट करना कि पैकेजिंग के थ्रू ही आपको सब कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आप तो हर अलग अलग शॉप में जाके बता नहीं सकते, या बताएंगे भी तो वो सामने वाला मानेगा नहीं मानेगा, बट कम्युनिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग के माध्यम से। तो ये सारी चीज जो है पैकेजिंग हमारे काम आता है। अभी देखा जाए तो पैकेजिंग के फंक्शंस तो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक। अब इंडिविजुअल फंक्शंस के अंदर और क्या सब कैटेगरी होती है, तो हमने प्रोटेक्शन के बारे में देखा था, स्टोरेज एक है, प्रेजेंटेशन है। तो ये 3 मेन चीज है। तो प्रोटेक्शन से क्या हो रहा है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ रही है, मतलब ओवरऑल उसकी
कितने समय तक फूड चलेगा ये बढ़ रहा है। दूसरा चीज फूड स्टफ जो भी है उसकी इंटीग्रिटी, मतलब जब आपने पैक किया था, अब शेल्फ लाइफ क्या है 2 महीने तक के, तो 2 महीने तक के वो फूड स्टफ जो है उसमें सही सही है कि नहीं, उसका अगर टेस्ट चेंज हो रहा है या उसका कलर चेंज हो रहा है या उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग रहे हैं, ये सारी चीज जो है वो आपकी फूड पैकेजिंग का प्रोटेक्शन टेक केयर करता है। उसके अलावा फूड पैकेजिंग के स्टोरेज अलग अलग होते हैं, होम स्टोरेज, रिटेल स्टोरेज, फैक्ट्री लेवल स्टोरेज। अगर आपका एक पैकेट है आधा किलो का तो वो होम स्टोरेज किया सकता है, लेकिन अगर रिटेल वाला बंदा मतलब किसी दुकान में आपको वो पैकेजिंग देना है या आपको आधे आधे किलो के पैकेट देना है, तो आप एक एक पैकेट करके नहीं भेजते, तो आधे आधे किलो के आप 24 पैकेट बनाएंगे, उसका एक बॉक्स बनाएंगे बड़ा सा, वो पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो रिटेल वाले को देंगे। फैक्ट्री में बना रहे हैं तो अगेन एक एक कंटेनर जो है आप मतलब एक एक बॉक्स नहीं रखेंगे, बड़ा सा क्रेट बनाते हैं जिसके ऊपर आप एक एक अलग से बॉक्स रखते हैं। तो स्टोरेज में भी 3 तरह की पैकिंग आती है। होम लेवल को एक कोई प्राइमरी पैकिंग होती है, कोई सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, कोई टर्शरी पैकेजिंग होती है। तो हर तरह की पैकेजिंग के लिए आपको अलग अलग मटेरियल की जरूरत है। ये कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप स्पाइसेस का पैकेज बना रहे हैं तो सिर्फ आपको कार्डबोर्ड लगेगा या सिर्फ आपको प्लास्टिक पैकेजिंग लगेगी। हर एक लेवल के लिए आपको अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है, हर एक लेवल को आपको अलग अलग तरह से प्रेजेंट करना होता है, हर एक लेवल में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, तो होम लेवल में आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है न्यूट्रिशन की, आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है प्राइजेस की, आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑफर्स की। रिटेल के लिए आपको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। फैक्ट्री लेवल में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, बैच नंबर, इन सब चीजों की। तो स्टोरेज के लिए अलग डिटेल्स, प्रोटेक्शन के लिए अलग पैकेजिंग इंफॉर्मेशन। अब मेन आता है प्रेजेंटेशन। तो पैकेजिंग जो है कितनी अट्रैक्टिव है। अब ये फंक्शन तो आपको करने ही करने हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, स्टोरेज में आसानी हो, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आपके कंज्यूमर का सबसे पहला जो है आपके प्रोडक्ट के साथ जब फेस टू फेस होगा, सबसे पहले उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए प्रेजेंटेशन से। अगर वो प्रेजेंटेशन से अट्रैक्टिव होता है तभी वो फर्स्ट टाइम ट्राई करे आपका प्रोडक्ट। फर्स्ट टाइम जब उसने ट्राई किया, उसके बाद सेकेंड टाइम हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करे कि आपका प्रोडक्ट दोबारा लेना है या नहीं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपको अट्रैक्ट करना है किसी भी कस्टमर को, तो प्रेजेंटेशन जो है मैटर अलॉट। अब प्रेजेंटेशन में पिक्चर, फोटो, आपकी पैकेजिंग के डिजाइन्स वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में आप न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद फंक्शंस के जो हमने पैकेजिंग के जो 4 फंक्शन देखे थे, कंटेन, प्रोटेक्ट, प्रमोट, इसको आप वो भी बोल सकते हैं। प्रमोट को मींस कम्युनिकेट और प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस की एक और चीज है जो कि बहुत मैटर करती है। अब कन्वीनियंस का मतलब क्या है? जैसे कि आपने 20 लीटर की पानी की बोतल देखी हो, अब 20 लीटर की इतनी बड़ी बोतल, पानी की बोतल, उसको दोनों हाथ से उठाना पड़ता है क्योंकि वजन लगभग 19-20 किलो हो गया उसको, तो एक हाथ से उठाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपका प्रोडक्ट या उसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह हो कि ये बॉटल है और बॉटल में कोई ऐसा हैंडल टाइप का दिया हो समथिंग जिससे आप एक हाथ से पकड़ सकते हैं, आसानी हो पकड़ने में, तो वो पैकेजिंग का एक कन्वीनियंस है, वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव पॉइंट है आपकी पैकेजिंग के लिए। ठीक है, कंटेन के मतलब हमने ऑलरेडी देखा था कि अलग अलग साइज में पैकेजिंग अवेलेबल हो, अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्शन कर सके, बाहर के एनवायरनमेंट से आप बचा सके, डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल हो सके। तो ये सारी चीजें जो है फूड पैकेजिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी कितनी डिफरेंट तरह की पैकेजिंग आती है मार्केट में। आप लोगों ने खुद ही सर्वे किया होगा कि किस किस तरह की पैकेजिंग आती है। इन सारी तरह की पैकेजिंग में से
पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कौन सी पैकेजिंग ज्यादा अच्छी है, कितने कॉस्ट की पड़ती है, प्रिंटिंग कहाँ से करा सकते हैं, डिजाइन कहाँ से करा सकते हैं, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल प्राइमरी इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सा सेकेंडरी इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सा फैक्ट्री लेवल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हम 5 दिन के कोर्स में मटेरियल के लिए, मटेरियल से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पैकेजिंग की लाइफ साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज की डेट में बहुत से कंज्यूमर जो हैं वो धीरे धीरे ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। उनको आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आप पैकेजिंग इको फ्रेंडली है कि नहीं, पैकेजिंग मटेरियल आप रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं, उस पैकेजिंग मटेरियल को आप कंपोस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, उस पैकेजिंग मटेरियल को बनाने के लिए कितनी ग्रीन हाउस गैसेस जा रही है। आजकल अगर आपका मार्केट बहुत डाइवर्स है तो आपको उन कस्टमर को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपकी पैकेजिंग के बारे में बताना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि पैकेजिंग में अलग अलग तरह के इस तरह से ग्रीन सिंबल बने हुए रहते हैं या समटाइम्स कुछ नंबर लिखा होता है उस पैकेजिंग के अंदर। तो ये सब सिंबल्स हैं जो बताते हैं कि आपकी पैकेजिंग जो है कितनी इको फ्रेंडली है, उसको आप रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं, रीयूज कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके पहले आपको पैकेजिंग की लाइफ साइकिल के बारे में जानना है कि पैकेजिंग के अलग अलग स्टेज क्या होते हैं। अगर आपको लाइफ साइकिल के बारे में पता होगा तभी आप उस पैकेजिंग को फर्दर इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले आपका पैकेजिंग का रॉ मटेरियल है, मान लीजिए आप बॉक्स ले रहे हैं, कार्डबोर्ड बना रहे हैं या प्लास्टिक बैग है, उसके बाद आपने डिजाइन किया, उस पैकेजिंग मैन्युफैक्चर हुआ, उसमें मैन्युफैक्चर होने के बाद प्रोडक्ट आपने डाला, प्रोडक्ट डालने के बाद सील करके आपने बाहर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डाला, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो पैकेजिंग वापस आती है। जैसे आपने देखा होगा कांच की कोको कोला की बोतल है या पेप्सी की बोतल है, तो आफ्टर कंजम्पशन कोको कोला की बोतल, पेप्सी की बोतल ग्लास की है, वो वापस रिटेलर लेता है, रिटेलर के थ्रू वापस वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर वो वापस इंडस्ट्री में जाती है एंड वो क्लीन होके दोबारा रीयूज होती है। कुछ केसेस में अगर रीयूज नहीं होती तो रिसाइकल होती है। तो कांच की बोतल रीयूज होती है, प्लास्टिक की बोतल काफी हद तक रिसाइकल होती है, और उनमें से जो पार्ट रिसाइकल नहीं हो रहा है वो कंपोस्टिंग के बाद एनर्जी बनाता है। आपको किसी तरह से आपको ओवरऑल एक एनर्जी सोर्स मिलता है। तो ये पैकेजिंग की लाइफ साइकिल भी आप अपनी पैकेजिंग में हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारा पैकेजिंग जो है इको फ्रेंडली है या हमारा पैकेजिंग रिसाइक्लेबल है। तो आज की डेट में कंज्यूमर भी बहुत जागरूक हो गया है और ये सब की इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी हम देखते हैं कि फूड पैकेजिंग जो है उसके क्या क्या सिस्टम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कुछ चीजें बताई हैं कि कंटेनमेंट, प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, ये 4 फंक्शन हैं आपके पैकेजिंग के। लेकिन ये 4 फंक्शन आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल तरह की पैकेजिंग से आप कर पाए, तो इसीलिए पैकेजिंग के लेवल अलग अलग है। इस अलग अलग पैकेजिंग के लिए हो सकता है अलग अलग लेवल के लिए आपको अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है। अगेन मैं आपको एक छोटा सा फिर से एग्जांपल दूंगा। आपने देखा होगा कि जो MDH के या एवरेस्ट के मसाले आते हैं, तो मसाले बाहर से जो उसका पैक है 100 ग्राम का पैकेट है, बाहर से कार्डबोर्ड का रहता है, लेकिन कार्डबोर्ड के अंदर डायरेक्ट मसाले नहीं रहते, उसके अंदर एक सिल्वर पाउच रहता है। यूजुअली वो एल्यूमिनियम का बना होता है, लेकिन वो सिल्वर पाउच में बाहर से उसको सिल्वर रहता है, अंदर से अगेन दूसरी लेयर रहती है। तो मल्टीपल स्टेजेस की पैकेजिंग है। तो जो सिल्वर पाउच जो है जिसमें डायरेक्टली मसाला डाला हुआ है, मतलब जहां प्रोडक्ट आपके डायरेक्ट फर्स्ट पैकेजिंग से कांटेक्ट में आ रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका प्रोडक्ट है। इसके बाद मान लीजिए जो भी आपका फर्स्ट कांटेक्ट है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग। तो आपको पैकेजिंग के लिए वो सिल्वर पाउच भी चाहिए। उसके बाद आपको कार्डबोर्ड में डाल रहे हैं, तो कार्डबोर्ड में डाल रहे हैं मतलब वो सेकेंडरी पैकेजिंग, यहाँ पर लिखा हुआ शिपिंग कंटेनर, क्योंकि आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक प्रकार से कार्डबोर्ड में ही करते हैं, आप कभी भी सिल्वर पाउच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अब
जो आपका कार्डबोर्ड के मान लीजिए पैकेजिंग वाले 24 से 30 जितने भी पैकेट आ गए, उसके बाद वो एक बड़े से बक्से में कार्टन में डाल के उसको भेजा जाएगा। तो फिर ये हो गया बड़ा सा कार्टन, ये हो गया आपका टर्शरी पैकेजिंग। अभी हर स्टेज के लिए आपको अलग अलग पैकेजिंग की जरूरत है। हर स्टेज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेज के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आप फूड प्रिजर्व भी कर सकते हैं और लाइफ भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी पैकेजिंग के बारे में काफी इंपॉर्टेंट थी। इस कोर्स में हम लोग मटेरियल के बारे में जानेंगे, पैकेजिंग के अलग अलग मटेरियल के साथ साथ पैकेजिंग के अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के पैकेजिंग के अलग अलग मटेरियल के बारे में जानेंगे। कौन सा मटेरियल किधर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फूड की शेल्फ लाइफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती क्या है, उसको बढ़ाया कैसे जाता है। फूड की शेल्फ लाइफ आप पैकेजिंग के माध्यम से कैसे बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल में कैसे बढ़ा सकते हैं फूड प्रिजर्वेटिव से, वो तो ठीक है देखेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फोकस देंगे कि पैकेजिंग के माध्यम से कैसे बढ़ा सकते हैं। शेल्फ लाइफ के अलावा मशीनरी, अगर आपको फूड पैकेजिंग आपके पास पता चल गया, आपने पैकेजिंग का मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद आप फूड को पैक किस तरह की मशीन से करेंगे। अगर आपका टर्नओवर जो है दिन में आप 10,000 पैकेट बनाते हैं तो किस स्केल की मशीन चलेगी। दिन में आपके पास 5 लाख पैकेट बनते हैं आपके प्रोडक्ट के, तो कौन सी मशीन लगेगी। या दिन में आप 50 पैकेट भी बनाते हैं डेली, तो किस तरह की मशीनरी। तो मशीनरी के बारे में भी हम लोग इस कोर्स में जानेंगे। अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर लोग जब शुरू में काफी करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसा मार्केट में चल रहा है वही हम देखते हैं, वही हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं वही आप रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वही रिपीट करने की वजह से क्या इश्यू होता है, ऑलरेडी मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लें, हर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकली 1000 से ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा नया क्या है कि वो आपका प्रोडक्ट जो है जाते सही मार्केट को कैप्चर करे। ओके, अब वो पहली बार ही बंदा वो प्रोडक्ट क्यों ले। जैसे जितेश जी हैं, वो हो सकता है कि पिछले 5 साल से एक ही स्नैक्स खाते हो, कोई नमकीन खाते हो, उनको वो पसंद है, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट में शिफ्ट क्यों हो या पहली बार ही ट्राई क्यों करें, क्योंकि आपने तो कुछ चेंज किया नहीं, आप रिपीट ही कर रहे हैं। तो रिपीट करने की वजह से क्या होता है कि ये आपको पहली बार कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, कस्टमर आपका फर्स्ट टाइम ही ट्राई नहीं करता। तो आपको न्यू ऑप्शंस हमेशा बार बार देखने पड़ते हैं। तो हमेशा रिपीट नहीं करना है, नए नए ऑप्शंस देखना है। उसके अलावा ये भी हमको पता होना चाहिए कि नई नई क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, अगेन शेल्फ लाइफ इफेक्ट करती है। लंबे समय तक जैसा आपने टेस्ट आपके फूड प्रोडक्ट बनने के बाद था, वो से ही लंबे समय तक सेम टेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर शेल्फ लाइफ फूड प्रोडक्ट की 1 महीना है या 2 महीना है तो आज टेस्ट अलग है, 15 दिन बाद पैकेट खोला तो हो सकता है उसका टेस्ट थोड़ा अलग है, या अगर मैंने दूसरा पैकेट 1 महीने बाद खोला तो उसका टेस्ट अलग है। ये हो गया तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है सही इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि आज 2 महीने आपका फूड प्रोडक्ट सही है, तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो आपकी फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 2 से 6 महीने कर दे, वो उसके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। उसके साथ आपको अगले 1-2 साल का प्रेडिक्शन रफली अंदाजा लेके चलना पड़ेगा कि आज अगर आप दिन में 100 प्रोडक्ट बनाते हैं या 1000 प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका 1 साल के बाद का टारगेट क्या है। अगर आज मैं 100 प्रोडक्ट बेचता हूँ दिन में या बनाता हूँ दिन में, तो 1 साल के बाद मेरा ये जो भी आपका टारगेट है कि 100 से आप 200 पहुंचना चाहते हैं, 500 पहुंचना चाहते हैं, 1000 पहुंचना चाहते हैं, उसको आपको प्री प्लान करके चलना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें जो हैं लोग नए न्यू एंटरप्रेन्योर लोग नहीं करते हैं, इसलिए हर स्टेप पे उन लोग को काफी बार इश्यूज आते हैं और काफी चीजें जो हैं वो पता नहीं चलती है कि कैसे किया जाए, किस हिसाब से किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखते हुए अपने सारे डिसीजंस लेना है पैकेजिंग को लेते हुए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज,
आप एक फूड मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फूड में क्या इनोवेटिव है, ठीक है, क्या उस फूड की एबिलिटी है, क्या उस फूड की खासियत है, उसका क्या प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में जो गैप है उसके साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं। आजकल आपने हर जगह देखा होगा कि जो चीज पहले से अवेलेबल थी मार्केट में, लोग पहले से जानते थे कि भाई अभी आपने सुना होगा कि वीगन लेदर करके निकला हुआ है। तो नॉर्मली पहले जो फॉल्स लेदर बोलते थे, आजकल लोगों ने उसका नाम चेंज करके वीगन लेदर करके रीब्रांडिंग करके बेचना चालू कर दिया। चीज सेम है, लेकिन सिर्फ नाम से, एडवर्टाइजमेंट से, ब्रांडिंग से उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट चेंज किया है और उन कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है जो उन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में गैप के साथ अगर आप उसको एक वैल्यू उसमें ऐड करते हैं उस प्रोडक्ट में, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली द टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर, उस कंज्यूमर का एक्सपीरियंस में अगर आप कुछ ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी इनोवेटिव, आपको इनोवेशन बहुत जरूरी है मार्केट का गैप पता करने के लिए और उस मार्केट के गैप के साथ अपने प्रोडक्ट को अलाइन करने के लिए, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है अपार्ट फ्रॉम, मतलब उसके खाने के या किसी और वैल्यू की जगह एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है, एंड वो चीज जो है पैकेजिंग के थ्रू बहुत अच्छे से कम्युनिकेट की जा सकती है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट अगर ये कोर्स में, इस कोर्स में आप क्या क्या चीजें जो है हम लोग काफी डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे कि फूड पैकेजिंग रोल तो हमने देखा कि आज क्या होता है फर्स्ट, लेकिन वहां पर हम लोग और डिटेल में रहेंगे कि अलग अलग क्या रोल है, उस रोल को कैसे अचीव किया जा सकता है, उसके अलावा कौन कौन से फंक्शंस हैं फूड पैकेजिंग के, हर फंक्शंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, फूड पैकेजिंग के क्या मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, कार्डबोर्ड है, पेपर है, मेटल है, ग्लास है। तो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में कौन कौन सी तरह की प्लास्टिक की पैकेजिंग आती है, तो प्लास्टिक में 50 से ज्यादा तरह की पैकेजिंग आती है, उसमें उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, कौन से प्रोडक्ट के लिए किस तरह का प्लास्टिक का पैकेजिंग इस्तेमाल होता है, मसाले के लिए अलग होता है, मिल्क पाउडर के लिए अलग होता है, आपका तेल के लिए अलग होता है, बोर्नविटा के लिए अलग होता है, लेस के लिए अलग होता है। तो कौन से तरह की प्लास्टिक की पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। सेम विद पेपर, किस किस तरह के पेपर आते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो सेकेंड लेक्चर जो रहेगा वो हमारा उसके लिए रहेगा। तीसरा लेक्चर शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। शुरुआत करेंगे शेल्फ लाइफ होती क्या है, उसको किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर तो कर लिया, लेकिन उसको किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं। आपके फूड प्रोडक्ट के लिए कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जो है फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, और शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के बाद जो आपकी पैकेजिंग है वो आपको कैसे मदद करती है शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने की या उसको हेल्प करने की। उसके अलावा फिर आएंगे हम लोग मशीनरी पे। कौन सी मशीनरी है क्या जिससे आप पैकेजिंग कर सकते हैं। तो हम लोग लगभग लगभग 3 कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में 4 मशीनरी, दूसरी कैटेगरी में 10 मशीनरी, तीसरी कैटेगरी में फिर हम लोग 5 से 6 मशीनरी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से इकोनॉमिक है कि नहीं, पैसा कितना लगेगा। अगर आपका पैकेजिंग यूनिट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत छोटा है, तो अगर आप 10 से 50 या 100 पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी मशीन इस्तेमाल करना चाहिए, या कि अगर आप ऑलरेडी ऑटोमेटिक पे पहुंच चुके हैं, 1000 10,000 पैकेज आप कर रहे हैं, तो कौन सी टेक्निकली एडवांस मशीनरी आ रही है, उनके प्राइस क्या है, किस किस लेवल में है, मार्केट में कहाँ मिलती है। ये सारी चीज जो है हम लोग चौथे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और 5वें लेक्चर जो हम बोल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या है, या क्या इनोवेटिव है, क्या नया है, आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें जो है एडवांसेस इन फूड पैकेजिंग में डिस्कस करेंगे। कि इंटेलिजेंट पैकेजिंग क्या होती है, स्मार्ट पैकेजिंग क्या होती है, इंटेलिजेंट पैकेजिंग के लिए आप क्या एक्स्ट्रा कंज्यूमर को दे रहे हो, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो कंज्यूमर के डिसीजन पे, क्यों कंज्यूमर जो है आपकी पैकेजिंग के थ्रू अट्रैक्ट होके वो लेना चाहे।
स्मार्ट पैकेजिंग क्या होती है, स्मार्ट पैकेजिंग के फायदे क्या है, कंज्यूमर क्यों चाहेगा कि वो पैकेजिंग में 1-2 रुपए 3 रुपए एक्स्ट्रा देके आपका प्रोडक्ट ले जाए। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा का सारा हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे। तो ये कोर्स जो है प्लान किया गया है 18 अप्रैल से। आई थिंक बाकी चीजें जो है जितेश जी आपको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ ये वेबिनार जो है मैं आपका यहाँ पर खत्म करता हूँ। लेकिन आप में से अगर कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद आई थिंक जितेश जी यहाँ से ओवरऑल स्टार्ट करेंगे। Yes, thank you so much, sir, for your wonderful guidance. So काफी सारे सवाल chat box में आए, one by one we will definitely cover all the questions. Okay. So basically काफी सारे जो सवाल है वो basically हमारा जो वर्कशॉप हमने प्लान किया है 18 अप्रैल से उससे रिलेटेड है। So I will just share the my screen and regarding the workshop मैं आप सभी से जो वेबसाइट का जो पेज है वो शेयर करना चाहूँगा। Just give me a minute. ओके, सो जैसे कि आप अभी सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो फूड पैकेजिंग का वर्कशॉप जिसके बारे में सर ने अभी बात की, सो द वर्कशॉप इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18 अप्रैल एंड इट विल बी द 5 days वर्कशॉप। 5 दिन का ये वर्कशॉप होगा और इसमें जो मेंटर होंगे डेफिनेटली गजरानी सर ही होंगे। इवनिंग का ये वर्कशॉप होगा, टाइमिंग इवनिंग 1 hour का डेली ये लाइव ऑनलाइन सेशन होगा और लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो जो भी आपके सवाल है, जो भी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। So basically the topic आपके अभी सामने स्क्रीन के इंट्रोडक्शन टू फूड पैकेजिंग, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है पैकेजिंग इंडस्ट्री में, इंटेलिजेंट पैकेजिंग क्या होती है, किस तरीके से आपको अपना फूड, अगर आपका कोई फूड प्रोडक्ट है या फिर आप फूड बिजनेस में FMCG बिजनेस में ऑलरेडी है तो या फिर कोई और प्रोडक्ट आप नया अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इनोवेटिव और सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल किस तरीके से चॉइस करना चाहिए। फूड पैकेजिंग मटेरियल के जो अल्टरनेटिव्स है या फिर जो अलग अलग ऑप्शंस है तो उसमें से सही चॉइस आपको किस तरीके से करनी चाहिए। शेल्फ लाइफ जो होती है प्रोडक्ट की, तो उसको प्रिजर्व करने में पैकेजिंग मटेरियल का जिस तरीके से सर ने कहा काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अलग अलग क्या क्या मेथड्स होती है जो जिससे हम ये फूड को प्रिजर्व कर सके और उस तरीके से हम पैकेजिंग मटेरियल को चॉइस कर सके। फूड पैकेजिंग की क्या क्या मशीनरीज होती है वो भी हम इस कोर्स में डिटेल में सीखेंगे। उसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है इंडस्ट्री के, क्या क्या डेवलपमेंट अभी पैकेजिंग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स में हो रहे हैं, स्मार्ट पैकेजिंग और इंटेलिजेंट पैकेजिंग, ये भी टॉपिक्स हम डिटेल में कवर करेंगे। और लाइव ऑनलाइन फॉर्मेट में ये वर्कशॉप होगा तो डेफिनेटली आपके जो भी सवाल है आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक, वो सारे सवाल इस वर्कशॉप में कवर होंगे। सो बेसिकली आप इस वर्कशॉप में जब आप इनरोल करोगे तो आपको ये जो भी अलग अलग टाइप के फूड प्रिजर्वेशन की मेथड्स है या फिर पैकेजिंग के लेटेस्ट जो ट्रेंड्स है वो आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। अलग अलग टाइप के पैकेजिंग मशीनरी और किस तरीके से आप अपनी पैकेजिंग के द्वारा अपने प्रोडक्ट की एक यूनिक वैल्यू कस्टमर के माइंड में क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इस वर्कशॉप में सीखने को मिलेगी। सो दिस विल बी द लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप एंड इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। Apart from that, you will get the recording of all the 5 days session. आपको recording भी available होगी। 5 दिन की सेशन की रिकॉर्डिंग प्लस जो आपको सर्टिफिकेट भी इस कोर्स का मिलेगा। रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस है वो आपको आफ्टर कोर्स कंप्लीशन 6 मंथ तक ये एक्सेस आपके साथ रहता है। देन वी विल आल्सो शेयर द स्टडी मटेरियल ऑफ दिस कोर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और लिमिटेड सीट्स होते हैं इस वर्कशॉप में क्योंकि ये लाइव ऑनलाइन और इंटरेक्टिव वर्कशॉप होता है। इसकी वजह से जो सीट्स है वो बेसिकली लिमिटेड है। सो वर्कशॉप इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18 अप्रैल। नेक्स्ट मंडे से वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट हो रहा है और सिर्फ 1500 यानी 1500 रुपये इस वर्कशॉप की चार्जेस है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हो। ये का कुछ स्क्रीनशॉट आपको अभी यहाँ पर जैसे कि हमारे जो पिछले पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि किस तरीके से उनको ये वर्कशॉप से अपने बिजनेस में काफी हेल्प हुई।
So I request all of you and I will definitely मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें, ताकि अगर आपको ये पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में या फिर ओवरऑल फूड पैकेजिंग के बारे में अगर इन डिटेल में जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली दिस वर्कशॉप विल बी द विल गाइड यू एंड दिस वर्कशॉप विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू. सो चैट बॉक्स में काफी सारे सवाल है सर, वी विल कवर द वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि B2B बिजनेस के लिए फूड पैकेजिंग का क्या रोल होता है और उसे हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ओके, सो B2B बिजनेस एंड B2C बिजनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है. B2C में हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पैकेजिंग में जो है थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं. क्या होता है कि B2C की मैं पहले बात कर रहा हूँ, फिर B2B में आऊंगा. तो B2C में आपका जो रोल है डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ में होता है, तो कंज्यूमर आपका पैकेजिंग को देख के अट्रैक्ट होना चाहिए फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के लिए. B2B में ऐसा नहीं है. तो B2B में क्या होता है कि आपको बल्क पैकेजिंग करना होता है. ठीक है, मतलब B2C में आप छोटे छोटे पैकेज 50 ग्राम 100 ग्राम डिपेंडिंग आपका क्या प्रोडक्ट है, 500 ग्राम में आप करते हैं. लेकिन आप B2B में जाएं तो आपकी मिनिमम पैकेज जो है कम से कम आधे किलो की होती है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए तो मिनिमम स्टार्टिंग जी होती है वो 5 किलो से होती है. तो उसके लिए एंटायरली इजी है पैकेजिंग. आपका प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे. और B2B में मार्केट इतना फास्ट है कि इतनी जल्दी आपका बिकता है वो सारी चीजें कि आपको शेल्फ लाइफ भी जो है एक बार बना के पैक करके, मतलब सिर्फ आपको शेल्फ लाइफ का ध्यान देना है, मैं ये कहूँगा B2B पैकेजिंग के लिए. उसके अलावा बाकी चीज को आप स्किप कर सकते हैं. आप उसमें प्रोडक्शन को स्किप कर सकते हैं एक हद तक के, जब तक फिजिकल डैमेज ना है. उसके अलावा आप प्रेजेंटेशन को स्किप कर सकते हैं, डिजाइन को स्किप कर सकते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट है शेल्फ लाइफ. सो B2B में शेल्फ लाइफ प्लस जितनी भी पैकेजिंग होगी आपकी बड़ी साइज की पैकेजिंग होगी. प्रोडक्ट के लिए डिपेंडिंग कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग के लिए, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा. उसके अलावा जो है B2B इज मच इजियर, बहुत आसान है एज कंपेयर टू B2C. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फूड पैकेजिंग का जो मटेरियल है, सो बेसिकली जैसे कि अलग अलग टाइप का मटेरियल है, तो उसकी जो क्वालिटी है, तो उसके रिगार्डिंग क्या स्टैंडर्ड्स है गवर्नमेंट के या फिर FSSAI के, और उसके लिए पर्टिकुलर कुछ टेस्ट है क्या, किस तरीके से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मटेरियल फूड पैकेजिंग के लिए सेफ है. ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि FSSAI की ऑलरेडी फुल्ली गाइडलाइंस है, बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं, और वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या पैक करना चाहते हैं. तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. मटेरियल तो है ही है, साथ में आपका क्या फूड प्रोडक्ट है जो आप उस पर्टिकुलर मटेरियल में पैक करना चाहते हैं. जैसे कोई भी आपका, मैं एग्जांपल देता हूँ, प्लास्टिक का मटेरियल, प्लास्टिक का कंटेनर है. तो प्लास्टिक कंटेनर में आप गरम गरम चाय या गरम गरम कॉफी सर्व नहीं कर सकते, ये आप सबको पता ही है. तो लेकिन अगर प्लास्टिक कंटेनर में, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोको कोला सर्व नहीं कर सकते या फिर हम लोग फ्रूट जूस सर्व नहीं कर सकते. तो दोनों का कॉम्बिनेशन है. अगर मुझे ये पता होगा कि आप किस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं आपको नैरो डाउन होकर आपको आंसर दे सकता हूँ कि उसके लिए क्या मटेरियल अच्छा हो सकता है. लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स हैं, सारे के सारे FSSAI के थ्रू स्टैंडर्ड्स हैं. उसके अलावा हर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और ना कि सिर्फ प्रोडक्ट पे, आप प्राइमरी लेवल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, सेकेंडरी लेवल के लिए पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या है. और अगर जैसे कि मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा, प्लास्टिक की पैकेजिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, सबसे ज्यादा इन दी FMCG मार्केट. प्लास्टिक में 50 टाइप की प्लास्टिक है, जिनमें से 6 स्पेसिफिक प्लास्टिक है जो 97% पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है वो इस्तेमाल करती है. तो उन 6 स्पेसिफिक प्लास्टिक के बारे में, हर एक के बारे में हम लोग इस कोर्स के सेकंड लेक्चर में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे. Okay. So next question is, what are the different types of plastics that can be used for the packaging of Imli candy? Okay. ओके, इमली कैंडी है. तो देखिए अगेन
और पहले अगर आपको टारगेट करना पड़ेगा कि शेल्फ लाइफ आप कितनी बढ़ाना चाहते हैं, शेल्फ लाइफ आपको मैटर करती है कि नहीं करती है, शेल्फ लाइफ मैटर नहीं करती है, या फिर आप क्या बोलते हैं शुगर के थ्रू कैंडी में शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं, तो फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ कि कैंडीज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाला होने वाला होता है। एक तो आपका होता है पीईटी पेट होता है, सॉरी एक एचडीपीई होता है, एचडीपीई मैं आपको यहाँ चैट बॉक्स में लिख के भेजता हूँ। एचडीपीई होता है और एक एलडीपीई होता है। तो अगर आपकी नॉर्मल आपने जो व्हाइट कलर की देखी होगी या कलरलेस कलर की देखी होगी जो प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है, वो एलडीपीई होती है। और एक जैसे आपकी इक्लेयर्स की हो गई, या फिर आपकी नॉर्मल नेस्ले की कुछ चॉकलेट्स है, कैडबरी की कुछ चॉकलेट्स है, डेयरी मिल्क चॉकलेट्स है, तो वो एचडीपीई में के थ्रू पैक होती है। तो इमली की जो आप कैंडी बनाना चाहते हैं वो एलडीपी एचडीपी दोनों के थ्रू हो सकती है। डिपेंड कि आपका क्या ओवरऑल मार्केट, आपका कंज्यूमर कौन है, आपके कंज्यूमर सिर्फ बच्चे हैं या फिर आपके कंज्यूमर्स बच्चों के पेरेंट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अवॉइड करते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड कंपनी से लेना पसंद करते हैं, तो आप एचडीपी की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर मार्केट आपका लोकल है तो शुरू में आप एलडीपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैंडी के बारे में हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जितेश जी आप बता सकते हैं? यस। Okay, so how to recognize the good quality glass bottles for the pickles? Any test for it? ओके, सो ग्लास के लिए क्या होता है, ऐसे स्पेसिफिक जो होते हैं टेस्ट तो काफी सारे हैं। आप अलग अलग टेस्ट मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ, उतना इतना बता नहीं पाऊंगा मैं आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज हम लोग देखते हैं जो भी आपकी ग्लास की बॉटल है। पहली बात तो जो उसका टॉप रहता है, ठीक है, तो ग्लास की वजह से आपके प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो उसका ढक्कन जो होता है उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर वो ढंग से सील पैक नहीं है या फिर वैक्यूम पैक नहीं है, उसके वजह से ऑक्सीजन अंदर जा सकता है और उसकी वजह से जो है वो जल्दी खराब होता है। तो ग्लास पे ज्यादा फोकस करने से ज्यादा मैं ये कहूंगा जो आपको सील करने की पैकेजिंग, तो पैकेजिंग से ज्यादा सीलिंग मेथड, जो कि आप ढक्कन जो है आप ग्लास में सील करना चाहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेसिफिक ग्लास के लिए वो क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन चाहिए या फिर कोई टेस्ट चाहिए, तो वो पूरी टेस्ट के अलावा मैं आपको एक पूरे उसका डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता हूँ जिसके थ्रू आप वो इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। Okay, so next question is regarding the food preservation. Okay, वैशाली मैम, so definitely इस वर्कशॉप में हम सारी फूड प्रिजर्वेशन की जो मेथड्स है वो सारी कवर करेंगे। ठीक, तो प्रिजर्वेशन में जो है सबसे ज्यादा तो आपने किसी ने शायद मेंशन किया है कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है ही है। तो डिहाइड्रेशन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ अपना नॉर्मल घरेलू नुस्खे से होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल तरीके में होते हैं। तो वो सारे इंफॉर्मेशन जो है हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे टेस्ट में। उसके अलावा और भी अलग तरीके हैं प्रिजर्वेटिव्स जो है जिसके तरह से आप जो है शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। और किसी ने ये भी लिखा है कि which packaging material is used for dehydrated products in B2C and for B2B category for 10 to 30 kg bag। तो जहां आपका पैकेजिंग जो है 10 किलो तक के है, 10 किलो तक के, फिर भी आप HDPE मल्टी लेयर, ठीक है, तो HDPE में भी काफी सारी चीजें आती हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर, अप टू 6 लेयर तक के आती है। तो जहां 10 kg की बात है तो आप मल्टी लेयर HDPE इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 to 4 लेयर। और 10 kg से अगर ऊपर है, जैसे आपने लिखा 10 to 30 kg, फिर तो बाय डिफॉल्ट आपको दूसरे तरह में जाना होगा। जैसे कि आपने राइस के बैग देखे होंगे, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स जो है उनको ऑलरेडी ऑक्सीजन से नुकसान इतना नहीं होता, उनको थोड़ा बहुत मॉइस्चर से फर्क पड़ सकता है लेकिन ऑक्सीजन से नुकसान नहीं होता। उस केस में आप जो है प्लास्टिक के अलावा जो है जूट के बैग या नॉर्मल जो आपके बैग आते हैं उसमें अगर 30 kg तक जा रहे हैं तो उसमें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर शायद एक क्वेश्चन जो है वो ये भी है कि बेटर पैकेजिंग फॉर लड्डूस। तो लड्डूस के लिए आजकल बहुत से सॉल्यूशंस आ चुके हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि जो अंडे होते हैं, अंडे क्रेट में आते हैं, आजकल 6 का क्रेट हो गया, 12 का क्रेट हो गया।
तो सिमिलर अगर आपका स्पेसिफिक इशू ये है कि वो टूट रहे हैं कोरियर के दौरान, तो उस केस में जो है स्पेसिफिक क्रेट टाइप की पैकेजिंग आने लगी है। तो आपके डिपेंडिंग कि आप 4 लड्डू पैक करना चाहते हो, 6 पैक करना चाहते हो, 10 पैक करना चाहते हो, तो हर साइज में मार्केट में अवेलेबल भी है। आप ऑर्डर देके अलग से मंगवा भी सकते हैं, ताकि उसमें एक सांचा टाइप का बना होगा, ताकि वो आपस में टकराएंगे नहीं। एक वो तरीका है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि वो पैकेजिंग थोड़ी महंगी पड़ रही है, तो सेक्शनिंग और पार्टीशनिंग वाली भी पैकेजिंग आती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें अलग से सांचा तो नहीं बना होगा, लेकिन जो नॉर्मल पैकेजिंग है उसमें पॉलीमर या प्लास्टिक के थ्रू एक ऐसे ऐसे सेक्शन बने होंगे। सेक्शन के थ्रू जो है वो अलग अलग जो है रहेंगे, तो आपस में टकराएंगे नहीं, आपके कोरियर में भी टूटेंगे नहीं। उस तरह की पैकेजिंग भी जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, कुछ क्वेश्चन शायद मराठी में तो वो मुझे इतना समझने नहीं आता, लेकिन जो हिंदी इंग्लिश में फिर भी मैं थोड़ा आपको डिस्कस Yes, करता हूँ। sure sir, definitely I will read out those questions. So और भी कई सारे सवाल है चैट बॉक्स में, and definitely we will cover those questions as well. So before that, हमारे इस कोर्स की जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट है मिसेस अर्चना नवले जी, उन्होंने उनका जो फीडबैक है रिगार्डिंग दिस कोर्स वो शेयर किया है। सो मैं आप सभी के साथ वो जो फीडबैक है वो शेयर करना चाहूंगा। नमस्कार सर, मी अर्चना नवले. तर माझा मसाल्यांचा उद्योग चालू करायचा सर मी 2-3 वर्षापासून विचार करते. म्हणजे त्याच्यावर इकडून तिकडून माहिती मिळवायचा प्रयत्न करते. तर मी जामखेड तालुक्यातून आहे, जामखेड अहमदनगर जिल्हा. तर सर मी 2-3 वर्षापासून आहे ना इकडून तिकडून माहिती गोळा करत होते की मसाले कसे बनवायचे, खरेदी कुठून करायचं, काय करायचं. पण थोडं थोडं सर एखाद्याला असं विचारलं ना तर कुणी मला प्रॉपर माहिती सांगितली नाही. तर मी एक दोन संस्थेकडनं पण असे ट्रेनिंग वगैरे छोटे छोटे घेतले. मग मला मसाले बनवावे कसे बनवायचे इथपर्यंत तर माहिती मिळाली. पण पॅकेजिंग कसं करायचं हे मला म्हणजे माहितीच भेटत नव्हती कुठून. मी बऱ्याच जणांना नवीन नवीन असं उद्योजकांना वगैरे जुन्या नव्यांना विचारलं कोणाला कोणाला की कसं करायचं. तर मला कुणी कुणी खोटं सांगायचं, कुणी खूप भीती दाखवायचं, एवढे पैसे लागतात, अशी मशिनरी लागते, मग 2.5 लाख रुपयाचं मटेरियल घ्यावं लागतं, असं काही पण सांगायचे, म्हणजे चुकीचं मार्गदर्शन करायचे. तर ते करता करता मला एकदम उद्योग वर्धिनीशी अशी ओळख झाली आणि मग मी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये हा कोर्स जॉईन केला. तर त्यामध्ये मला जे प्रश्न पडले होते की पॅकेजिंग कसं करायचं, किती खर्च येतो, आपल्याला मशिनरी वगैरे कुठल्या प्रकारच्या लागतात. तर हे सगळे प्रश्न माझे आपल्या ह्या कोर्स मधून मला सुटले गेले. आणि गजरानी सरांनी खूप सोप्या पद्धतीत सर जे जे काही छोटे मोठे प्रश्न होते ना ते सगळे की शेल्फ लाईफ कसं वाढवावं, कुठल्या पद्धतीचं म्हणजे मटेरियल वापरलं पाहिजे, आपल्याला म्हणजे कमी पैशामध्ये कसं बसवता येईल, हे सगळे प्रश्न त्यांनी सोडवून दिले. तर माझं एकच म्हणणं आहे की नवीन आपले जे उद्योजक पार्टिसिपंट आहेत त्यांना ज्यांना कुणाला उद्योग करायचा आहे त्यांनी तर म्हणजे कोर्स केलाच पाहिजे. कारण सगळे आपले जे प्रश्न आहेत असं कोणाला विचारायला आपण गेलो तर कुणीच खरं सांगत नाही. तर उद्योग वर्धिनीमधून आपल्याला चांगल्या प्रकारे सपोर्ट मिळतो आणि माझं एवढंच म्हणणं आहे की सगळ्यांनी कोर्स करा, माहिती घ्या आणि त्यानंतर व्यवसायात उतरा. कारण जेणेकरून आपण फसू नये. फसण्याचे चान्सेस खूप असतात. सांगताना कोणी खोटं सांगतं, असं आहे तसं आहे, भीती दाखवतात, मग आपण घाबरून जातो, करायचं की नाही करायचं. आणि मग चुकीचं जर माहिती मिळाली तर आपण त्या ठिकाणी आपला खूप मोठा लॉस व्हायची शक्यता असते. त्यामुळं थोडं माहिती घेऊन जर एखादं तुम्ही व्यवसायामध्ये उतरले तर चांगलं राहील. मला माझा तर खूप फायदा झाला. ह्याच्यामधून आहे ना मला जे प्रश्न होते ना ते म्हणजे पूर्णपणे सुटले गेले. माझ्या मनात काही शंका नाही. आता माझा जो उद्योग आहे तर माझे पॅकेजिंग पर्यंत आलेलं आहे. मी आता सध्या 3-4 प्रॉडक्ट लॉन्च करते माझे मसाल्याचे एक 8-10 दिवसामध्ये आणि ते फक्त उद्योग वर्धिनीमुळेच झालं. पॅकेजिंगचा जो माझा सगळ्यात मोठा प्रश्न होता तो उद्योग वर्धिनीमुळे सुटला गेलेला आहे. त्यामुळं थँक्यू उद्योग वर्धिनी आणि उद्योग वर्धिनीची टीम, गजरानी सर, थँक्यू. थँक्यू सो मच. सो बेसिकली अशा पद्धतीने अजूनही बरेच पार्टिसिपंट आपले आहेत की ज्यांनी ऑलरेडी हा वर्कशॉप अटेंड केलेला आहे आणि खूप चांगले फीडबॅक्स त्यांनी शेअर केले. इनफॅक्ट आता जस्ट ज्यांचा व्हिडिओ आपण बघितला त्या अर्चना नवले मॅडम जे आहेत त्यांनी रिसेंटली त्यांचे जे प्रोडक्ट आहेत मसाल्याचे ते त्यांनी लॉन्च केलेत आणि मागच्याच महिन्यामध्ये त्यांनी ऑफिसला व्हिजिटही दिली होती.
त्यांनी त्यांचे प्रोडक्ट सुद्धा दाखवायला आणले होते आणि खूप चांगल्या पद्धतीची पॅकेजिंग त्यांनी डिझाईन केलेली आहे. खूप चांगलं मटेरियल यूज केलंय आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स त्यांना मिळतो. सो बेसिकली या वर्कशॉपच्या माध्यमातून तुमचे जे काही क्वेश्चन्स असतील, ज्या काही क्वेरीज असतील, तर त्या सगळ्या क्लिअर होतील. सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन्स. अजूनही बरेचसे क्वेश्चन्स आहेत सर. सो वी विल कव्हर दोज क्वेश्चन्स एज वेल. सो रिगार्डिंग द मशीनरी की फ्रॉम द स्टार्टिंग लेवल, जो पैकेजिंग मशीनरी की जो मशीन है, तो बेसिकली उसकी जो स्टार्टिंग वो प्राइस क्या होती है, किस लेवल से वो स्टार्ट होती है? ओके, तो मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि पैकेजिंग की 3 स्टेज होती है और तीनों स्टेज के लिए अलग अलग मशीनरी होती है। तो मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ 3 स्टेज क्या होती है। तो पहली स्टेज ये होता है कि आपके पास एक कंटेनर है। आज आपकी पैकेजिंग, चलो आपने जो भी है डिसाइड कर ली कि ये मेरा कंटेनर है, जो भी ये प्लास्टिक है या ग्लास है, जो भी है। उसमें आपको हर एक पैकेट में 50-50 ग्राम डालना है, या अगर तेल है तो हर एक बोतल में आधा लीटर डालना है। तो डालने के लिए एक मशीन हो गई। दूसरी मशीन हो गई है उसको पैक करके सील करने की, ठीक है। तो आपने अब 50 ग्राम डाल तो दिया, अब उसको सील करना पड़ेगा पैकेट को, तो उसके लिए एक दूसरी मशीन आती है। फिर अब उसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो आपको ये बताना होता है कि शेल्फ लाइफ क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है। शेल्फ लाइफ आप प्रिंटेड कर सकते हो, लेकिन किस मैन्युफैक्चरिंग डेट में आपने पैक किया, तो उसकी एक्सपायरी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। वो लेबल करना पड़ता है कि हमने इस तारीख को पैक किया, इसके हिसाब से आज से 9 महीने में 3 महीने में खराब हो जाएगा, तो एक्सपायरी कितनी होगी। तो उसके लिए अलग मशीन आती है। तो 3 अलग स्टेजेस हैं, तीनों के लिए अलग अलग मशीन आती है। अब ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका गिनती से आते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए पैक करने के लिए अलग मशीन आती है। जैसे आपको लड्डू पैक करना है, तो आप हो सकता है 6-6 के पैकेट बनाना चाहें, या आपको मिठाई पैक करनी है तो आप 1-1 किलो के पैकेट बनाना चाहें, तो वजन से हो, गिनती से हो, या आपका तेल हो, तो आप ml आधा लीटर 1 लीटर पैक करना चाहो, तो स्पेसिफिकली बहुत सी वैरायटी की मशीन है। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि सील करने की मशीन जो है 900 रुपए से स्टार्ट होती है। 900 रुपए से आप लोग बहुत इस्तेमाल भी करते होंगे, जो मैनुअली एक एक करके हम लोग करते हैं। लेकिन फिल करने की जो मशीन है, मिनिमम स्टार्टिंग रेंज जो होती है वो करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए होती है फिल करने के लिए। अगर आप फिल भी मैनुअली कर सकते हो तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और लेबल की जो मशीन है वो तो 300-400 रुपए से चालू हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आप वजन में तोलना चाहते हो और पीस में काउंट करके आपके वो पैक होते हैं, या फिर आपके लीटर में पैक होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि क्या मशीन इस्तेमाल होगी एंड कॉस्ट उस पर इस्तेमाल होगा। तो जहां तक मैंने आपको बताया, अगर आप दिन में 40, 50, 60, 100 पैकेट करते हो तो आपको फिल करने की मशीन की जरूरत नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा महंगा आता है। सेकंड जो है सील के लिए, और उसके लिए जो है वो आपको इंफॉर्मेशन होता है कि सील जो है 900 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और लेबल जो है वो 300-400 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। आपका खर्चा तब ज्यादा आएगा जब ऑटोमेटिक आपको फिल करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेकरी प्रोडक्ट के लिए हमें यूजुअली किस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल जो है वो यूज करना चाहिए? ओके, अभी अगेन बेकरी प्रोडक्ट में बहुत कुछ आता है कि आप ब्रेड बना रहे हैं, मफिन बना रहे हैं, टोस्ट बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, सबके लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। सो अगर इतनी कैटेगरी बड़ी अगर मुझे बताएंगे तो मैं स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर से एग्जांपल के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि आप केक बना रहे हैं, मफिन बना रहे हैं, उसमें भी मल्टीपल पैकेजिंग आती है। आप प्योर कार्डबोर्ड की पैकेजिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ जो रहेगी 1 आध हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप जो मफिन जैसे ब्रिटानिया के आते हैं या फिर आपके नेस्ले के आते हैं, उस तरह की पैकेजिंग जो करते हो वो मल्टी लेयर प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, जिसमें HDPE, एल्यूमिनियम सब इन्वॉल्व होता है। उसमें 3 लेयर 6 लेयर डिपेंड होता है। वो पैकेजिंग जो है 2 से 3 महीना चलती है केक के लिए। और कार्डबोर्ड की पैकेजिंग जाएंगे तो आप 6-7 दिन में उसका शेल्फ लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये मफिन का एक एग्जांपल था। ब्रेड के लिए अलग मटेरियल रहेगा आपका, क्या बोलते हैं, केक के लिए अलग मटेरियल रहेगा। तो ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता तो मैं आपको ज्यादा बेटर आंसर दे पाता। Okay, so next question is regarding the which frozen food. So basically, which type of packaging material we should use for the frozen food and in the B2B trading?
ओके, फ्रोजन फूड, अगेन फ्रोजन फूड जो है सबसे ज्यादा उसमें इस्तेमाल होता है HDPE, दैट इज वन थिंग। HDPE जो है 32% में बोलूंगा, 32% पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है वो HDPE से चलती है। अब HDPE में अगेन मल्टी वेरिएंट है, ठीक है, आप उसमें सिंगल लेयर, मल्टीपल लेयर, वो डिपेंड करता है कि क्या फूड है। फ्रोजन फूड में दो चीज है सबसे ज्यादा जिससे फूड जल्दी खराब हो सकता है, उसको फ्रोज किया जा रहा है, उसका मतलब ये है कि फ्रोज करने से शेल्फ लाइफ बढ़ रही है। उसका अपोजिट, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो शेल्फ लाइफ खराब हो रही है। तो टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, दैट इज वन थिंग। दूसरा, उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। ऑक्सीजन ना जाए तो उसके लिए आप स्पेसिफिक दो अलग मेथड होती है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो, उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बट फर्क क्या पड़ेगा B2B B2C में? साइजेस का फर्क पड़ेगा, आपके डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क पड़ेगा कि आप बड़ा साइज का पैकेट भेज रहे हो, छोटा साइज का पैकेट भेज रहे हो, डिजाइन पॉइंट। लेकिन मटेरियल में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद आई थिंक फिर बाकी दो क्वेश्चंस के बाद हम लोग जितेश जी सेशन कंप्लीट करेंगे। तो एक क्वेश्चन अभी आया है कि टोफू और सोया मिल्क के पैकेजिंग के लिए, तो टोफू जो है HDPE में भी पैक होता है, आपका टेट्रा पैक में भी पैक होता है, नॉट टेट्रा पैक, सोया मिल्क टेट्रा पैक में भी पैक होता है, और नॉर्मल जो है आपका LDPE में भी पैक होता है। तो आप शेल्फ लाइफ की टारगेट क्या है? अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हम लोगों का अमूल वाला स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप वो लोग 2-3 दिन की शेल्फ लाइफ में अमूल के पाउच, क्या मिल्क के पाउच जो है हर जगह पहुंचा देते हैं, अगर उस तरह का आप नेटवर्क बनाना चाहते हो तो फिर आपको LDPE HDPE में ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है लॉन्ग टर्म की शेल्फ लाइफ टारगेट करना चाहते हो कि आपका 3 महीने मिल्क चले, 6 महीने मिल्क चले, तो उस केस में आपको एसेप्टिक पैकेजिंग जाना पड़ता है। अगेन मैं आपको लिखता हूँ, एसेप्टिक पैकेजिंग। एसेप्टिक पैकेजिंग में जाना पड़ेगा अगर आपका शेल्फ लाइफ जो है ज्यादा है। एक का है फिर चॉकलेट का पैकेजिंग। अब चॉकलेट ड्राई है कि चॉकलेट लिक्विड है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चॉकलेट जो है या तो आपका सिल्वर फॉइल प्लस कार्डबोर्ड के कॉम्बिनेशन में पैक होगा प्राइमरी सेकेंडरी में, या तो फिर आपका HDPE के कॉम्बिनेशन में पैक होगा। और ये आपको बताना जरूर चाहूंगा कि चॉकलेट जो है उसको टेम्परेचर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो चॉकलेट की कैटेगरी में आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं और बहुत से इंटेलिजेंट और स्मार्ट पैकेजिंग के ऑप्शंस जो है चॉकलेट के एरिया में अवेलेबल है। हल्दी पाउडर के लिए कैसी होनी चाहिए पैकेजिंग? वो साइज पे डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा साइज का पैकेज है, तो साइज के अकॉर्डिंग आप सिर्फ सिंगल क्या बोलते हैं मल्टी लेयर HDPE में भी पैक कर सकते हैं। अगर बड़ा साइज जो है तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट पैकेजिंग, सिल्वर पाउच और आपका कार्डबोर्ड के साथ कर सकते हैं। अगेन मॉइस्चर से कितना फर्क पड़ता है हल्दी पाउडर में? अगर आपका बहुत टारगेटेड शेल्फ लाइफ जो है मार्केट में आपका 10 दिन में 15 दिन में बिक जाता है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं 3 से 6 महीना या 9 महीना, तो उस केस में छोटे साइजेस के लिए HDPE बहुत अच्छा है। और अगर मान लीजिए आप बड़े साइज में जाना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि आपको एक प्राइमरी पैकेजिंग लेनी पड़ेगी और आपकी मेन पैकेजिंग रहेगा। कुकीज का पैकेजिंग भी बताइए। अच्छा, कुकीज में अगेन कुकीज जो है आप प्लास्टिक जो आपके HDPE के कंटेनर्स जो होते हैं वो प्लस ऊपर से सीलिंग मेथड जो होती है वो अलग होती है। तो सीलिंग मेथड जो होती है श्रिंक रैप नाम से आती है, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। एक वो थी, मतलब वो अगर आपका 200 ग्राम का पैकेट है कुकीज का तो उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप 3-4 कुकीज पैक करके एक छोटा पैक करके बेचना चाहते हैं तो HDPE जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सब हम लोग मटेरियल्स डिस्कस कर रहे हैं। मटेरियल्स के साथ भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे कि ना कि सिर्फ मटेरियल तो आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप किस मेथड से उसको सील करेंगे। पैकेजिंग डिसाइड होने के बाद कौन सी मेथड है सील करने के लिए, फिल करने के लिए कौन सी मेथड है। तो सीलिंग मेथड जो है 10 प्रकार की होती है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह की सीलिंग मेथड है। उसके अलावा शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग क्या होता है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, किस फूड प्रोडक्ट के लिए किस तरह की इस्तेमाल करना चाहिए।
इन सब के लिए जो है आई थिंक मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये 5 दिन का पूरा कोर्स ज्वाइन करें एंड हो, और ये भी बहुत होप करूंगा कि आपको ये सारी चीजें जो है आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और इन केस अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो स्पेसिफिक एक एक प्रोडक्ट का अगर आप मुझे भेजेंगे कोर्स के दौरान, तो मैं उसके अगले दिन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक आपको बताऊंगा। Okay. So जितेश जी, I think yes, we have covered all the questions. Yes, अनिल जी आपने हैंड रेज किया है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो. We will take the last question. नाही सर, ओके मला बोलायचं होतं ते कोर्सच्या रिलेटेडच बोलायचं होतं. ठीक आहे, ओके. ते तुम्ही मेसेज. Okay, okay. So thank you so much, sir, for your wonderful guidance, and thank you all for joining this webinar. Definitely, आप इस अगर आपको काफी सारे जो सवाल है वो बेसिकली कैटेगरी स्पेसिफिक है, जैसे कि बेकरी कैटेगरी, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, स्वीट्स या फिर जो अलग अलग फूड आइटम्स है, तो अगर आपको अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग मटेरियल चॉइस करना है तो डेफिनेटली आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए. उसमें आपको हर एक पैकेजिंग मटेरियल की जो डिटेल्स है, पैकेजिंग मशीनरी के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, वो काफी इन डिटेल में इस वर्कशॉप में आपको सीखने को मिलेगी. और भी इसके अलावा कई सारे डिटेल्स आपको इस वर्कशॉप में सीखने को मिलेंगे. सो डेफिनेटली दिस वर्कशॉप विल हेल्प यू टू चॉइस द बेटर पैकेजिंग मटेरियल फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो ये जो वर्कशॉप है ये 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है. इवनिंग 7 to 8 PM का ये वर्कशॉप होगा. 5 days का लाइव ऑनलाइन सेशन होगा और सिर्फ 1500 रुपए की इस वर्कशॉप की फीस है. सो ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन लिंक की है मैंने चैट बॉक्स में आप सभी के लिए टाइप की है, आप उस लिंक पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल गाइडेंस एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. गुड नाइट टू ऑल. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू.